बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर 6। उस चैप्टर 6 के अंदर हम लोगों ने जो, हम कह सकते हैं कि बहुत से पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हमने प्लांट्स के अंदर जो उत्तक पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद उत्तक तंत्र जो पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा, है ना। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो जड़ होती है, तना होता है एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप के अंदर, ठीक है। तो उनकी जो जड़ होती है, मूल होती है, उसको हम काटते हैं ना, ट्रांसफर सेक्शन आपको बताया हुआ है कि ऐसे सीधी है तो उसको अगर हम इस तरीके से कट लगाते हैं, जैसे ये है और इसको हम इस तरीके से कट लगाते हैं ट्रांसफर सेक्शन के अंदर, तो या फिर हम बोले अनुप्रस्थ काट इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर यूं लंबा काट रहे हैं तो वो अनुधेरी होती है, ऐसे काटते हैं तो क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट। तो अगर हम किसी भी पादप भाग को, चाहे वो जड़ ले लो चाहे वो तना ले लो, अगर उसकी हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं, है ना, मतलब जैसे आप मूली काटते हो, गाजर काटते हो, या ककड़ी काटते हो सलाद बनाने के लिए, तो आप कैसे काटते हो, ऐसे ही काटते हो स्लाइस में, तो वो अनुप्रस्थ काट होती है। और इस तरह से अगर लंबा काटते हैं, हम यूं है और उसको एकदम बीच में से यूं लंबा काटेंगे तो वो अनुधेरी काट होती है। तो यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इनकी आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि जड़ है उसको मैं ऐसे काटती हूँ तो अंदर हमको कैसे कैसे व्यवस्था मिलती है, उत्तक तंत्र के अंदर जो विभिन्न उत्तक पाए जाते हैं उनकी, है ना। तो फर्स्ट हम जो लेने वाले हैं वो एक बीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना लेने वाले हैं। एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं, आंतरिक संरचना कैसी होती है, मतलब एक बीजपत्री पादप, जैसे कि मक्का ले लो, है ना, और कौन से होते हैं, गेहूं होता है, चावल होता है, खाद्यान्न जो होते हैं अधिकतर वो सब क्या होते हैं, एक बीजपत्री। एक बीजपत्री क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि इसके अंदर भोजन, जो भ्रूण होता है उसके विकास के लिए जो एक पत्ती के समान संरचना होती है जिसे हम बीजपत्र कहते हैं, है ना, उसमें भोजन संग्रहित रहता है। अगर बीजपत्र एक है तो वो एक बीजपत्री होगा, और बीजपत्र इस तरीके से दो है तो वो क्या कहलाएगा, द्विबीजपत्री, है ना। आवृत बीज पादप जो है उसके दो प्रकार हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया है आप लोगों को, है ना। तो जो आवृत बीजी पादप होते हैं जिनके मतलब बीज जो होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर ढके रहते हैं, है ना। तो ऐसे जो बीज होते हैं, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं यानी आवृतित बीज वाले, उनके दो प्रकार होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अगर एक बीजपत्र है, बीजपत्र वो संरचना जो फूड को क्या करके रखती है, संग्रहित करके रखती है, स्टोर करके रखती है ना। तो उसके आधार पर तो हम लोग यहाँ पर एक बीजपत्री जड़ और तने की और द्विबीजपत्री जड़ और तने की आंतरिक संरचना को देखेंगे। समझ में आ रहा है। तो अभी आज हमारा टॉपिक है एक बीजपत्री मूल की संरचना, आंतरिक संरचना को हम पढ़ेंगे। मूल यानी जड़, कि एक बीजपत्री पादप है। अब जड़ को आप देखते हो तो इस तरीके से एक बड़ी जड़ होती है, और उसके बाद इसमें ये तो होती है मुख्य जड़, ठीक है, और इसके साइड में जो होती है वो निकली रहती है, वो कहलाती है पार्श्व, ठीक है। पार्श्व मूल जो होती है साइड के अंदर निकली हुई रहती है। तो हम लोग यहाँ पर इस जड़ की जो कट कट करते हैं इस जड़ को, तो हम इस तरह से काटते हैं तो कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो जो जड़ होती है उसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, ये एक बीजपत्री की बात है, ध्यान रखना, द्विबीजपत्री नहीं पढ़ रहे हम। तो एक बीजपत्री में मूलीय त्वचा पहला हिस्सा, दूसरा वलकुट, तीसरी अंतःत्वचा, चौथी परिरंभ, पांचवी संवहन पूलीय क्षेत्र, छठा संयोजी उत्तक और सातवां मज्जा। मतलब इन पार्ट से मिलकर क्या होता है, जो एक बीजपत्री जड़ जो है उसकी संरचना बनती है, मतलब अंदर से हमको ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले आएगी मूलीय त्वचा, मूलीय त्वचा के नीचे आएगा वलकुट, वलकुट देखो ये मैंने बना रखा है, ये हो गई मूलीय त्वचा। मूलीय त्वचा के नीचे ये पूरा आप जो देख रहे हो ना, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा, ये वलकुट होता है। फिर ये आपकी आ गई अंतःत्वचा, ये जो आप ढोलकाकार कोशिका अलग से देख रहे हो ना, ये वाली, ये अंतःत्वचा है जिसपे लिग्निन और सुबेरिन का क्या होता है, जमाव होता है, कैस्पेरियन पट्टियां पड़ती है, उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद ये जो आप सेल देख रहे हो वो परिरंभ है, और ये संवहन पूल है, और बीच में क्या है, मज्जा है।
तो ये जो है अलग अलग लेयर्स हैं। तो सबसे पहले मूलीय त्वचा आएगी, फिर वल्कुट आएगा, फिर अंतस त्वचा, फिर परिरंभ, फिर उसके नीचे अंदर जो है परिरंभ के अंदर समनपुलीय क्षेत्र, योजी उत्तक और मज्जा पाई जाती है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले आती है कौन सी त्वचा? मूलीय त्वचा। मूलीय त्वचा जो होती है वो एक बीजपत्री पादप के अंदर सबसे बाह्य परत होती है। जैसे हम लोगों ने उत्तक पढ़ा था, तो भरण उत्तक के अंदर उससे पहले हमने देखा था बाह्य त्वचीय जो संरचना होती है। अगर हम लोग बात करें, मैंने आपको पहले जो पढ़ाया था उसमें सबसे पहला उत्तक होता है बाह्य त्वचीय, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था भरण उत्तक। भरण उत्तक में क्या होता है? भरण उत्तक के अंदर अधस त्वचा आती है, फिर सामान्य वल्कुट आता है, फिर अंतस त्वचा आती है ना। फिर उसके बाद क्या आता है? और हम लोग पढ़ते हैं परिरंभ को, है ना। फिर आते हैं संवनपूल, इधर मज्जा, मज्जा किरणें, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, है ना। तो ये सारी लेयर्स होती है। तो यहाँ पर जो बाह्य त्वचा सबसे ऊपर आती है, मूल में उनको हम बाह्य त्वचा नहीं कहते। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये मूल की सबसे बाहर वाली लेयर है, जड़ की सबसे बाहर वाली लेयर है, इसलिए इसे बोला जाता है मूलीय त्वचा। ठीक है। अतिवृद्धि के रूप में ये मूलीय जो त्वचा होती है, इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना कि क्यूटीन की बनी हुई उप त्वचा नहीं पाई जाती, ना ही इसमें रंध्र, रंध्र की संरचना हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, रंध्र भी नहीं पाए जाते और ना ही इसमें, यानी रंध्र एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और जो उप त्वचा होती है वो भी अनुपस्थित होती है। समझ आ रहा है? जो क्यूटीन की बनी हुई होती है, मैंने पढ़ाया है आपको। मैंने बोला था कि वो चैप्टर अगर आपको समझ में आएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जिन्होंने बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार उसको देख लेना, वरना ये ऊपर से निकल जाएगा चैप्टर, है ना। तो सबसे बाहर वाली लेयर होती है मूलीय त्वचा। मूलीय त्वचा जो होती है उसमें ना तो रंध्र होते हैं, ना इसके ऊपर उप त्वचा होती है। क्यों? क्योंकि उप त्वचा होगी तो जल अवशोषण करने में क्या आएगी दिक्कत। और जड़ का जो मेन काम क्या है? जल अवशोषित करना, है ना। तो यहाँ पर मूलीय त्वचा है, एक कोशिकीय परत आप देख रहे हो कि सिंगल लेयर जो है कोशिकाओं की वो इसको बना रही है। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो बहुत ज्यादा पतली होती है ताकि पानी क्या हो, इजीली अवशोषित हो पाए। प्लस इसकी यहाँ से अतिवृद्धि के रूप में क्या निकले रहते हैं? एकल कोशिकीय मूल रोम निकले होते हैं, बाल जैसी संरचना। ये बाल जैसी संरचना का काम क्या होगा? जल को अवशोषित करना। मिट्टी होती है, जड़ कहाँ पाई जाती है? मूल कहाँ पाई जाती है? मिट्टी में। तो मिट्टी से पानी लेकर ये मूलीय त्वचा पानी को क्या करती है? आगे ट्रांसफर करती है, संवहन करने का काम करती है H2O को। ठीक है, तो ये मूल रोम जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। प्लस इस मूल रोम के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से पैकेटिन की क्या होती है? परत पाई जाती है। पैकेटिन की परत के कारण होता क्या है कि इस पैकेटिन की परत के कारण जो मिट्टी के कण है वो क्या होते हैं? इससे चिपके हुए रहते हैं और जल अवशोषित करने में सहायता मिलती है। मिट्टी से जल को ग्रहण करने में सहायता मिलती है इन मूल रोम के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गए हमारी मूल रोम। उसके बाद आती है हमारी वल्कुट। ये वल्कुट आप देख रहे हो, इतना मतलब ये बहुत सारी परतों से मिलके बना होता है। उसके बाद यहाँ पर आप गेप देख रहे हो, दैट मीन्स इसमें क्या उपस्थित है? अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं। समझ आ गया? अंतराकोशिक जो है अवकाश उपस्थित है। प्लस किसकी बनी होती है? मृदुतक उत्तक की बनी हुई होती है। मृदुतक उत्तक है, मृदुतक उत्तक का काम क्या है? भोजन को संग्रहित करना। भोजन हमें लगता है मीठा मीठा, इसीलिए तो हम खाते हैं। मृदु यानी मीठा मीठा। तो जब भी मृदुतक आ जाए तो ध्यान रखना कि ये भोजन संग्रहण का काम करेगी। ठीक है, भोजन बनाना और भोजन संग्रहित करने का काम करती है। तो मूलीय त्वचा के बाद आता है हमारा वल्कुट। वल्कुट जो होता है वो कई कोशिकाओं की परतों से मिलकर बना होता है, यानी बहुकोशिकीय संरचना होती है। इनकी कोशिकाओं में अंतराकोशिक अवकाश पाए जाते हैं, यानी कोशिकाओं के बीच में गेप पाए जाते हैं। मृदुतक उत्तक की बनी हुई है, इसकी वजह से इसमें भोजन का क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है। अब आता है एक चीज, बाह्य मूल त्वचा।
क्या होता है बेटा, ये जो मूल रोम आप देख रहे हो ये अल्पजीवी होते हैं। अल्पजीवी यानी जैसे जैसे कोशिका जो है मूल त्वचा की मिच्योर होती है, परिपक्वता आती है, तो ये मूल रोम क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब मूल रोम नष्ट हुए मिट्टी में, क्योंकि ये हमारी मूल होती है और मिट्टी के अंदर मूल आगे बढ़ती जाती है, तो कई बार ये होता है कि ये जो मूलीय त्वचा आप देख रहे हो जो कि पहली लेयर थी किसकी, हमारी इस आंतरिक संरचना की, तो ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या चीज नष्ट हो जाती है, मूल रोम भी नष्ट हो जाते हैं और ये मूलीय त्वचा भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हो गई नष्ट, है ना। तो इसके नष्ट होने के कारण क्या होता है, अब देखो आप सामने डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज बाहर आ रही है, इसके नष्ट होने के कारण, इसके नष्ट होने के कारण क्या हो रहा है कि ये जो वलकुट है वो क्या हो रहा है, वो बाहर निकलकर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्योंकि मूलीय त्वचा इसको ढक रही थी तो ये बाहर निकल के आ गया। अब ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है ना, इसके ऊपर परत जम जाती है, एक किसकी जमती है, पैकेटिन की और लिग्निन की, सॉरी क्यूटीन की और लिग्निन की, क्यूटीन की और लिग्निन की। ठीक है, क्यूटीन और लिग्निन के जमाव के कारण ये जो परत बनी है, इस परत को हम बोलेंगे बाह्य मूल त्वचा। बात समझ में आई कि मूलीय त्वचा जब नष्ट हो जाती है तो कौन नजर आएगा, वलकुट की कोशिका नजर आएगी। तो वलकुट की कोशिकाएं अगर ऐसे ही दिखेगी तो वो नष्ट हो जाएगी, इसीलिए इनके प्रोटेक्शन के लिए क्यूटीन और लिग्निन की एक परत जम जाती है और ये परत क्या कहलाती है, बाह्य मूलीय त्वचा कहलाती है। समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लेयर होती है अंतःत्वचा। अंतःत्वचा जो होती है वो क्या होती है, ढोलकाकार कोशिकाओं की बनी हुई होती है। ये अंतःत्वचा वलकुट के बाद आ रही है और ये कोशिकाएं जो है इसकी कैसी होती है, ढोलक के आकार की होती है। प्लस इनमें जो सुबेरेन होता है और लिग्निन होता है उसके जमाव की वजह से कैस्पेरियन की पट्टियां जो है वो पाई जाती है, लेकिन जो परिपक्व भाग हो जाते हैं, जो काफी मेच्योर हो जाते हैं, मूल जब पुरानी होती है तो उन पर कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये ढोलकाकार होती है, परिपक्व जो कोशिकाएं होती है उनमें कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती। प्लस इनमें क्या पाई जाती है, मार्ग कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अंतःत्वचा में मार्ग कोशिका पाई जाती है। इस मार्ग कोशिका के माध्यम से पानी क्या होता है, अंदर की ओर प्रवेश करता है। और ये जो मार्ग कोशिका होती है वो हमेशा किसके सम्मुख होती है, प्रोटोफ्लोएम, मतलब यहाँ पर जो होगा वो प्रोटोफ्लोएम होगा और इसके जस्ट सामने जो कोशिका होगी वो मार्ग कोशिका होगी, जिससे क्या होगा, पानी अंदर आएगा। यानी प्रोटोफ्लोएम यहाँ है ना, तो ये कोशिका जो है अंतःत्वचा की क्या कहलाएगी, मार्ग कोशिका, और इससे होकर पानी क्या होगा, अंदर तक आएगा। क्यों आ पाता है मार्ग कोशिका के ऊपर, क्योंकि मार्ग कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती है। समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर आती है, ये ध्यान रखना अंतःत्वचा भी एक कोशिकीय परत है, यानी सिंगल ढोलकाकार कोशिकाओं से बनी हुई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो लेयर हमारी होती है, ये जो आप नेक्स्ट देख रहे हो ये हमारी क्या कहलाती है, परिरंभ। और परिरंभ से पार्श्व मूलों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ये मेन मुख्य मूल है और ये साइड से निकलती है, उन्हें पार्श्व मूल कहा जाता है। तो परिरंभ के द्वारा एक तो अंदर वाले जितने भी ऊतक हैं उनकी सुरक्षा होती है, प्लस क्या होता है, पार्श्व मूल की उत्पत्ति होती है। ये नीट में काम आने वाला क्वेश्चन है कि पार्श्व मूल की उत्पत्ति किससे होती है, तो पार्श्व मूल की उत्पत्ति परिरंभ से होती है। फिर इस परिरंभ के अंदर जो क्षेत्र आएगा वो होगा यानी संवहन पूल की व्यवस्था कैसी होती है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है 1 नंबर में 2 नंबर में कि जो एक बीजपत्री मूल है उसके अंदर संवहन पूलों की व्यवस्था बताइए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें अरीय संवहन पूल पाए जाते हैं, सॉरी अरीय लिखा है, अरीय संवहन पूल पाए जाते हैं। अरीय का मतलब क्या होता है, कल पढ़ाया है मैंने कि जब जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या होते हैं, अलग अलग त्रिज्या पे उपस्थित होते हैं। देखो ये तो जाइलम है और यहाँ फ्लोएम है, तो दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, संयुक्त नहीं है, अलग अलग त्रिज्या पे उपस्थित
उपस्थित है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अरीय। तो हमेशा ध्यान रखना, एक बीजपत्री मूल के अंदर संवहनपूल कैसे पाए जाते हैं, अरीय प्रकार के संवहनपूल पाए जाते हैं। संख्या इनकी क्या होती है, 8 से अधिक होती है, 8 या 8 से क्या होती है, अधिक होती है, इसीलिए इन्हें बहुआदि दारिद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। संख्या 8 से अधिक होती है, एक बीजपत्री के अंदर संवहन फूलों की संख्या ज्यादा होती है, ये चीज ध्यान रखना, कंपैरिजन टू द्विबीजपत्री, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें बहुआदि दारुक भी कहा जाता है। फिर फ्लोएम को देखते हैं, तो ये कैसे होते हैं, बही फ्लोएमी होते हैं। बही फ्लोएमी का कल मैंने मतलब समझाया था, बही यानी बाहर, फ्लोएम जो प्रोटोज, दो तरीके के फ्लोएम होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होते हैं ना। तो अब इसके अंदर जो है जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर होगा और मेटाजाइलम जो है वो क्या होगा, अंदर होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि इनके अंदर क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो होता है वो कैसा होता है, बाहर होता है, ठीक है। और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम का मतलब जो जाइलम के जो पहले बने होते हैं वो साइज में कैसे होते हैं, छोटे, और जो बाद में बन रहे हैं वो बड़े। तो प्रोटोजाइलम क्योंकि क्या होता है, बाहर होता है, इसीलिए हम बाह्य आदि दारुक कहते हैं। प्लस अब यहाँ पर इन संवहन फूलों, ये जो आप देख रहे हो ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, अलग त्रिज्या पर उपस्थित है। बीच में जो कोशिका यहाँ पे पाई जाती है वो कोशिकाएं मृदुतक की होती है, और ये जो होती है वो क्या है, किस संरचना का निर्माण करती है, मज्जा का निर्माण करती है, ठीक है। तो एक बीजपत्री जो मूल होती है, तने में नहीं, ध्यान रखना, एक बीजपत्री मूल के अंदर जो मृदुतक की कोशिका यानी ये जो मज्जा होती है, बीचों बीच है ना, मज्जा सुविकसित होती है। फिर उसके बाद है यहाँ पर इन संवहन फूलों के बीच में यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी उत्तक कहा जाता है, ठीक है। यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो गैप आप देख रहे हो ना, मज्जा को चलो मैं हटा देती हूँ, ये हमारा फ्लोएम है और ये जो आप गोल गोल देख रहे हो ये जाइलम है। तो इनके बीच में जो उत्तक पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है संयोजी उत्तक, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है हमारी एक बीजपत्री मूल की संरचना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर आपको इसकी स्लाइड बनानी पड़ेगी और इसके लक्षण ये जो है वो लिखने पड़ेंगे, इसीलिए आपके प्रैक्टिकल के अंदर इसकी 4 नंबर की एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। तो ये चैप्टर तो बेटा कटने से रहा, आपके आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से कर लें।